हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ एवं इसकी प्रकृति के बारे में। और साथ ही साथ आप जानेंगे इससे संबंधित दो दृष्टिकोण और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थागत रूप से विकास हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या कार्य है? ये ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग देशों के बीच में सहयोग स्थापित करती है और उसको समन्वय को बढ़ावा देती है। और ये संगठन जो है वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और यूनाइटेड नेशंस का उद्देश्य जो है विश्व शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देना। और यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य और महामारी का नियंत्रण करना, ठीक है, जिसका मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक उदाहरण इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, यह भी है। इसका उद्देश्य, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता स्थापित करना और वित्तीय सहयोग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और सलाह देना। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन जो है, इसका उद्देश्य है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन का क्या उद्देश्य है, यूरोपीय संघ का क्या उद्देश्य है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस बुक के माध्यम से कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध विधिवेत्ता जेम्स लोरिमर के मस्तिष्क की उपज है, ठीक है। सबसे पहले इसका विचार किसे आया था? स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे जेम्स लोरिमर, उन्हीं के मस्तिष्क की उपज है अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द, ठीक है। 18 मई 1867 को अपने एक व्याख्यान में उन्होंने यानी कि जेम्स लोरिमर ने अपने एक व्याख्यान में उन्होंने इस पद का प्रयोग किया था। इस पद का अत्याधुनिक प्रयोग जो है हम वॉल्टर सुकिंग द्वारा वियना में अक्टूबर 1907 में दिए गए भाषण में पाते हैं। सन 1920 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक सुपरिचित पद हो गया जब विश्व के संप्रभु राज्यों ने राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए एक स्थायी संस्था के महत्व को पहचाना। और आज तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा सामान्य एवं सुपरिचित पद बन गया है कि इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति एवं सुरक्षा कठिन ही नहीं बल्कि असंभव प्रतीत होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, ठीक है। तो इसके बिना यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यानी विश्व की शांति एवं सुरक्षा कठिन ही नहीं बल्कि असंभव सा लगता है। लोरिमर से पहले दार्शनिकों एवं विधिवेत्ताओं ने राष्ट्र महासभा, विश्व परिसंघ, विश्व महापरिसंघ, विश्व राज्य, विश्व सरकार आदि शब्दों का प्रयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थ एवं परिभाषा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड डिफिनेशंस। संप्रभु राज्यों के उस औपचारिक समूह को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संज्ञा दी जाती है जिसका निर्माण कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। स्वरूप
आकृति एवं प्रयोजनों की दृष्टि से भिन्न यानी अलग होते हुए भी प्रायः सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण इस भावना के फलस्वरूप होता है कि मानव को एक होना है। ऐसे संगठनों का निर्माण करते समय सदस्य राज्य अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखते हैं और संगठन को अपने प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए हर प्रकार की सहायता देने को तत्पर रहते हैं तथा किसी भी ऐसे राज्य को सहायता देने से दूर रहने के लिए अपने को वचनबद्ध करते हैं जिसके विरुद्ध उनका संगठन निवारक अथवा बाध्यकारी कार्यवाही कर रहा हो। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है वो अपने सदस्य देशों को उस राष्ट्र की सहायता नहीं करने देता है जिसके विरुद्ध वो संगठन जो है बाध्यकारी कार्यवाही कर रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संप्रभु राज्यों के मध्य सामान्यतः एक आधारभूत समझौते द्वारा सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए स्थापित होता है। यह राष्ट्रों के एकीकृत समुदाय को परिलक्षित करता है। टुंकिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों का ऐसा संघ है जिसकी स्थापना संधि के आधार पर होती है और जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। टुंकिन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 5 तत्व या विशेषताएं बतलाई है जो इस प्रकार है। इसका संधि पर आधारित स्वरूप, विशेष उद्देश्य। ठीक है, टुंकिन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषताएं बताई है। इन विशेषताओं में उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संधि पर आधारित स्वरूप होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप जो है संधि पर आधारित होता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विशेष उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक संगठित ढांचा होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्वतंत्र अधिकार और कर्तव्य होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इसका निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ को समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। ये परिभाषाएं इस प्रकार है। चीवर एवं हैविलैंड के मत अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के मध्य स्थापित एक सहकारी व्यवस्था है जिसका निर्माण कुछ परस्पर लाभप्रद कार्यों के संपादन के लिए किया जाता है। ऐसा सामान्यतः आधारभूत समझौते द्वारा होता है। पॉटर का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सर्वोत्तम संज्ञा उन प्रक्रियाओं एवं अंगों के समूह से संबोधित की जा सकती है जो राष्ट्रों के एकीकरण को अभिव्यक्त करता है। वही ऑर्गेन्स्की का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वहां स्थापित होता है जहां कुछ संप्रभु राष्ट्र संयुक्त हो जाते हैं और जहां उनमें से हर एक यह अनुभव करता है कि औपचारिक संगठन के क्रियाशील होने से इनका कुछ लाभ ही होगा। ईगेल्टन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राज्यों का वह संगठित औपचारिक समूह है जिसकी स्थापना विश्व में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से ही होती है। चार्ल्स चर्च ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा इस प्रकार की है। चार्ल्स चर्च के अनुसार कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित राष्ट्रों के औपचारिक समूह को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। स्वरूप में भिन्नता होते हुए भी उनका जन्म समान प्रेरक तत्वों से होता है तथा उनके दर्शन एवं संगठन में महत्वपूर्ण सादृश्य पाया जाता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संप्रभु राष्ट्रीय राज्यों के मध्य एक औपचारिक संगठन है जिसकी सर्वोत्तम संज्ञा उन प्रक्रियाओं एवं अभिकरणों का समूह है जो राष्ट्रों के एकीकरण को अभिव्यक्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना सदस्य राष्ट्रों के सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए होती है, जैसे विश्व में शांति, सुव्यवस्था एवं सुरक्षा आदि। यह स्थायी अभिकरणों एवं प्रक्रियाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक नीति है जिसे
उनके सदस्य राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व एवं प्राधिकार समर्पित किया है। इसी के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रत्येक सदस्य सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए यानी अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी नीतियों एवं प्रयोजनों का समर्थन करती है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है और इसकी परिभाषाएं भी मैंने बता दी। अब आप जानने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो दृष्टिकोण। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रोचेस। विचारक एवं चिंतक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रति दो दृष्टिकोणों की चर्चा करते हैं। पहला यथार्थवादी एवं दूसरा विश्व सरकार के समर्थक। यथार्थवादियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आधुनिक राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से एवं संतोषजनक रूप में कार्यशील करने का एक साधन है। यह सदस्य राज्यों की नीतियों का समर्थन करने, परस्पर वार्ताएं करने एवं कतिपय अभिकरणों द्वारा आपसी सहकारिता की अभिवृद्धि करने का एक उपकरण है। संक्षेप में यथार्थवादियों के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक बहुराज्य व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य आपस में विचार विमर्श करने तथा अपने संयुक्त निर्णयों को लागू करने के लिए सहमत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंध में दूसरे प्रकार के विचारकों अर्थात विश्व सरकार के समर्थकों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रक्रिया का सूत्रपात करता है जो विश्व बंधुत्व एवं विश्व नागरिकता को प्रोत्साहित करेगा तथा आधारभूत मानवीय अधिकारों में मानव की गरिमा एवं महत्व में नर नारियों तथा छोटे बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में आस्था स्थापित करने में समर्थ होगा। इन स्वप्नदर्शियों का विचार यह है कि जब सारा विश्व एक सरकार के अधीन हो जाएगा तब युद्धों का स्वरूप भी बदल जाएगा। पहला तो युद्ध होंगे ही नहीं और यदि होंगे भी तो महायुद्ध न होकर गृह युद्ध मात्र होंगे। जियोफ्रे सेवर का मत है कि किसी भी बड़े भयानक युद्ध की संभावना को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि संप्रभु आत्मनिर्णायक राज्यों की व्यवस्था को विश्व सरकार की स्थापना द्वारा स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक संगठन। कतिपय लेखकों ने उनके कार्यों के आधार पर राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक संगठनों में उन्हें विभाजित किया है। राजनीतिक संगठनों के पास विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की क्षमता होती है, जैसे राष्ट्र संघ और उसका उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है उनके पास विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की क्षमता होती है, जैसे कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बना था, है ना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाने की क्षमता रखते हैं। प्रशासनिक संगठनों के उद्देश्य बहुत सीमित होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र की न्यास परिषद, विश्व डाक संघ। ठीक है, प्रशासनिक संगठन जो है उसके उद्देश्य जो है बहुत सीमित होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक संगठन जैसे कि उदाहरण स्वरूप संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद और विश्व डाक संघ को लिया जा सकता है। न्यायिक संगठन वे है जो न्यायिक ढंग से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्धारण करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक वर्गों में वर्गीकृत करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनके उत्तरदायित्व का क्षेत्र एक दूसरे पर अतिव्याप्त रहता है। ठीक है, यानी निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक राजनीतिक संगठन तो है, पर इसी का एक प्रमुख अंग न्यास परिषद प्रधानता प्रशासनिक है। इसी का एक दूसरा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रधानता न्यायिक है। व्यापक एवं सीमित संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वर्गीकरण व्यापक एवं सीमित के आधार पर भी किया जाता है। कई लेखकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके उत्तरदायित्व के क्षेत्र
की दृष्टि से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी में वे संगठन आते हैं जिनका उत्तरदायित्व व्यापक होता है, जैसे कि राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरी श्रेणी के संगठनों का कार्य क्षेत्र सीमित होता है और उनका निर्माण कुछ विशिष्ट समस्याओं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, जिसमें राष्ट्रों का पारस्परिक सहयोग शामिल होता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि। सार्वभौमिक एवं प्रादेशिक संगठन। सदस्यता के विस्तार की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को 2 वर्गों सार्वभौमिक और प्रादेशिक में बांटा जा सकता है। सार्वभौमिक संगठन की क्षमता व्यापक होती है और विश्व के लगभग सभी राष्ट्र इसके सदस्य होते हैं। ऐसे संगठनों की सदस्यता सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्ध होती है। इस श्रेणी में राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ आते हैं। प्रादेशिक संगठनों की स्थापना किसी विशेष क्षेत्र की रक्षा के लिए की जाती है और इसकी क्षमता सीमित होती है, जैसे कि नाटो और सीटो आदि। अधिराष्ट्रीय एवं गैर अधिराष्ट्रीय संगठन। अधिराष्ट्रीय संगठन वे संगठन हैं जिन्हें विधिक सत्ता प्राप्त है और जिनके निर्णयों को मानने के लिए सदस्य राष्ट्र विधि के द्वारा बाध्य होते हैं। ऐसे संगठनों के निर्णय यानी अधिराष्ट्रीय संगठन के निर्णय सदस्य राज्यों के व्यक्तियों, संस्थाओं, उपक्रमों तथा सरकारों पर आबद्ध कर होते हैं। 18 अप्रैल 1951 की संधि द्वारा निर्मित यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय एक अधिराष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य राज्यों के क्षेत्रों के विद्यमान क्षेत्रों में स्थित कोयला, लोहा एवं इस्पात के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार के संगठन के वर्ग में यूरोपीय अणुशक्ति समुदाय एवं यूरोपीय आर्थिक समुदाय, साझा बाजार भी आते हैं। इन संगठनों के बहुमत से किए गए निर्णयों का पालन करना सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। इसके विपरीत गैर अधिराष्ट्रीय संगठनों को केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है, जो सदस्य राज्यों के लिए कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकते हैं, पर ये अधिक से अधिक सिफारिश कर सकते हैं। उनकी सिफारिशों को मानना या ना मानना सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वर्तमान विचारधारा पश्चिमी राज्य व्यवस्था की देन है। पश्चिमी संप्रभु राज्यों की व्यवस्था का इतिहास 300 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है, अतः उसके पूर्वकालीन अंतर्राष्ट्रीयतावाद यानी पश्चिमी संप्रभु राज्यों से पहले अंतर्राष्ट्रीयतावाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करना निरर्थक एवं असंगत प्रतीत होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विचार का सैद्धांतिक विकास, द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, थियोरेटिकल इवोल्यूशन। दांते 1265 से 1321। उन्होंने अपने प्रख्यात मानक ग्रंथ द्विमोनार्किया में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से सभी लोगों के लिए विश्व शासन का तर्क प्रस्तुत किया और विश्व शांति के संरक्षण के लिए यानी विश्व शांति को बचाए रखने के लिए एक शक्तिशाली सम्राट के अधीन प्राधिकार संपन्न विश्व राज्य की प्रस्तावना की। दांते के समकालीन यानी दांते के समय के ही पीरे डुबोइस अधिक यथार्थवादी था। उसने अपनी पुस्तक द रिकवरी ऑफ द होली लैंड 1305 में फ्रांस के सम्राट के नेतृत्व में समस्त ईसाई जगत के एकीकरण की प्रस्तावना की। इसी तरह उसने एक ईसाई राष्ट्रमंडल रिपब्लिका स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसमें संप्रभु और स्वाधीन राज्य एक कांग्रेस के अंदर संगठित होते। एमरिक क्रूसे संभवतः प्रथम यूरोपियन विचारक था जिसकी परिकल्पना यूरोप की सीमाओं से बंधी हुई नहीं थी। इस फ्रांसीसी विचारक ने 1623 में राज्यों के एक ऐसे विश्व संघ वर्ल्ड लीग की योजना प्रस्तुत की जिसमें चीन और भारत आदि गैर यूरोपीय राज्यों को भी शामिल किया जाना था। उसने एक विश्व पुलिस यूनिवर्सल पुलिस के
संगठन का भी सुझाव दिया। 17वीं शताब्दी में विलियम पेन ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व संस्था की एक सुनियोजित रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें उसने विधि के नियमों की स्थापना तथा झगड़ों को तय करने के लिए यूरोपीय अधिनियमों की एक सामान्य डाइट अथवा संसद का प्रस्ताव किया, जिसके अधिवेशन समय समय पर होते रहे। यूट्रेक्ट संधि 1712 से 13 ईस्वी के समय अबे दी सेंट पियरे ने यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना के लिए एक योजना, अ प्रोजेक्ट टू ब्रिंग परपेचुअल पीस इन यूरोप, प्रकाशित की। उसने यूरोप के विरुद्ध सदस्य राज्यों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। और यूट्रेक्ट संधि के समय यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए एक योजना प्रकाशित करने वाले अबे दी सेंट पियरे ने यूरोप के 24 ईसाई राज्यों के सम्राटों के एक संघ की रचना का प्रस्ताव रखा, और इस संघ का मुख्य उद्देश्य आक्रमण के विरुद्ध सदस्य राज्यों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम 1793 ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ नाम पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया। इमैनुअल कांट ने अपनी पुस्तक स्थायी शांति की ओर टुवर्ड्स परपेचुअल पीस 1795 में स्वतंत्र राज्यों के एक संघ की योजना प्रस्तुत की। इसमें सभी राज्यों में प्रतिनिधि शासन की स्थापना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और हस्तक्षेप, निशस्त्रीकरण, विश्व नागरिकता, विश्व के लोगों में निर्बंध, परस्पर क्रिया, यात्रा और संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था के सुझाव दिए गए। इसी बीच ग्रोसियस के बाद से अंतर्राष्ट्रीय विधि के विचार का निरंतर विकास हुआ। वेस्टफालिया शांति सम्मेलन में 1648 में वेस्टफालिया की संधि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया की गई, जिसके द्वारा यूरोपीय राज्यों का 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 तक जो हुआ था वह समाप्त हुआ, तथा इस विचार को बल मिला कि राज्यों के विवादों का समाधान युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के द्वारा किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टफालिया कांग्रेस 1648 की वेस्टफालिया कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सच्चे अर्थों में यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत मानी जा सकती है। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में आयोजित वियना कांग्रेस में यूरोप की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। यद्यपि यूरोप के शासक पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने में आंशिक रूप से ही सफल हो सके, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप निश्चित ही एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो सकी जिसने लगभग आगामी एक शताब्दी तक यूरोप एवं समूचे विश्व की राजनीतिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप। वियना सम्मेलन के अनुभवों के आधार पर ही यूरोप में भावी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप स्थापित की गई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व और संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने और युद्धों को टालने अथवा सीमित रखने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। हेग सम्मेलन 1899 तथा 1907 1899 तथा 1907 ईस्वी के हेग शांति सम्मेलनों ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। पहला जो हेग सम्मेलन हुआ, प्रथम हेग सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान के लिए पंच निर्णय को अपनाने पर जोर दिया गया, और हेग में इस उद्देश्य से शांति का एक स्थायी न्यायालय भी स्थापित हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय अभिकरणों अथवा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संघों यथा डेनब्यू के लिए यूरोपियन आयोग 1856, अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ 1865,
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1875, ना पर तौल का अंतर्राष्ट्रीय संघ 1875, अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संघ 1886, जन स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान 1903, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान 1905 आदि ने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास में बहुत योगदान दिया है। इनमें से कुछ संगठन आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अधिकरणों के रूप में अभी भी विद्यमान है। इसमें संदेह नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस से पूर्व की गतिविधियां शांति एवं सुरक्षा के लिए कोई स्थायी संघ स्थापित करने में समर्थ न हो सकी, पर उनके अंतर्गत प्रस्तावित एवं स्थापित अभिकरणों ने भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया और उनके आधार पर ही जनवरी 1920 ईस्वी में विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा था? राष्ट्र संघ, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। 1920 में इसका निर्माण हुआ था। लीग ऑफ नेशंस का निर्माण कब हुआ? 1920 ईस्वी में। किंतु राष्ट्र संघ के जन्म के बाद से ही लगातार महान शक्तियों द्वारा आक्रामक कार्यवाहियां होती रही, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परिणत हो गई। यानी राष्ट्र संघ था तब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जबकि राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? शांति सुरक्षा स्थापित करना विश्व में, ठीक है। तो राष्ट्र संघ के होते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है इसकी शुरुआत हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणामों से प्रेरित एवं राष्ट्र संघ के अनुभव से प्रभावित होकर संप्रभु राज्यों ने सन 1945 में एक विशेष प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नींव डाली, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की संज्ञा दी गई, ठीक है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ और इस दिन 51 मूल सदस्य देशों के बहुमत द्वारा संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र अनुसमर्थित हुआ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं। ये बुक्स जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये थोड़ा मतलब ओल्ड वर्जन है, तो इसीलिए पहले कुछ सालों पहले ये पब्लिश हुआ है, तो इसमें 191 लिखा है, लेकिन वर्तमान में अभी देखा जाए तो 193 सदस्य है संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में इसे सभ्य संप्रभु राज्यों का अंतिम प्रयास कहा जा सकता है। वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।